हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो देखिए बच्चे, आज आपके लिए क्लास जो होगी वो होगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग की। और ऑर्गेनाइजिंग की जो आज हमारी क्लास हो, क्लास नंबर 4 है। बिजनेस स्टडी आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, आपने लास्ट टाइम पे जो आपने पढ़े थे, इसके 3 क्लासेस ऑलरेडी इसकी ऑर्गेनाइजिंग की हो चुकी हैं। और आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो क्लास नंबर 4 है ऑर्गेनाइजिंग की। तो प्लीज आप फटाफट जल्दी से अपने पेन और कॉपी ओपन कर लीजिए, ताकि आप साथ साथ इसके नोट्स भी राइट डाउन करते रहें, ताकि कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपरली तरीके से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, पहले हम थोड़ा सा बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वो दो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। एक तो आपका होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर और एक आपका होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो फुल्ली डिजाइंड एंड गाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। यानी आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करना है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ओबे, हाउ टू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करना है, आप किसके लिए अकाउंटेबल हैं, कौन आपको ऑर्डर देगा, कौन आपको अथॉरिटी ट्रांसफर करेगा। ये सारा का सारा ना एक पूरा का पूरा फ्रेम होता है। तो जो भी पूरी फ्रेमिंग है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा क्या जो पूरा क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है? टॉप लेवल इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक हर एक चीज फिक्स होती है। यहाँ पर आप कोई भी चीज अपनी तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पर एक फॉर्मल गाइडलाइंस होती है प्रोवाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना होता है, वर्क करना होता है, बिहेव करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ हमारी लिमिटेशंस भी होती है, बाउंड्रीज भी होती है, जिनके अंदर आपको ही वर्क करना है। आप उन बाउंड्रीज को, उन बैरियर्स को आप क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज ये ना पूरा पूरा जो कंट्रोल्ड बाय टॉप लेवल होता है, जो कि ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन में पूरा सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहां पर जो है वो एक तरह से वॉलंटियर होता है, आपको अपनी मर्जी से क्रिएट करना होता है। अगर आप चाहते हैं किसी की मुझे हेल्प करनी है तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू। बट अगर आप नहीं चाहते तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता यहाँ पे। तो बेसिकली वहां पर जो होता है वो एक आपका वॉलंटियर आपका डिसीजन होता है कि आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। और बेसिकली जो इनफॉर्मल होता है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली आज जो हम रीड आउट करेंगे वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में रीड आउट करेंगे। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, आप कैसे इसमें रहते हैं। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप फटाफट पेन कॉपी अपना रेडी कर लीजिए, आप साथ साथ इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the organization structure which is designed by the management to achieve organizational goal। यानी जो भी हमारे मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जो हम सिस्टमैटिक अप्रोच जो अप्लाई करते हैं, जो हम पूरा एक क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, जो कि हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो सारा का सारा हमारा क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो बेसिकली बच्चों, आप इसको राइट डाउन कीजिए, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which is designed by the management to achieve organizational goals। यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हमारा एक स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है, जो डिजाइन होता है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। राइट बच्चों? देन अब इसके आते हैं इसके फीचर्स में, वन बाय वन इसके हम फीचर्स वो क्लियर करते हैं। नंबर 1 जिसका फीचर आता है वो आता है डिजाइन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग। यानी देखिए, यहाँ पर क्या है, जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटली डिजाइन एंड कंट्रोल बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। तो अब जो भी इसमें चेंजेस लाने होते हैं, या फिर जो भी इसमें न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी होती है, फिर जो भी क्रिएशन करनी होती है, वो सारा का सारा कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या चाहता है, उसको देखिए, सबसे जो बेसिक चीज है टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो नीड है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सॉरी ऑब्जेक्टिव। यानी उन्हें किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करने के लिए जितना इजियर एंड इजियर बनाते चले जाएंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होता है। और वो केवल जो मेन जिनका फोकस होता है वो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होता है, और उसको अचीव करने के लिए वो
किसी भी तरीके की फ्रेमिंग जो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ही करते हैं ताकि वो इजीली हमें अचीव हो जाए। अगर वो इसमें चाहते हैं, अगर टॉप मैनेजमेंट चाहते हैं कि नहीं अगर कुछ चेंजेस लाने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल और इजी से हमें मिल सकते हैं, वो चेंजेस भी क्रिएट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ ओनली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। दूसरा, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग होगी तभी हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव इजीली फुलफिल होंगे। तो जो हमारा जो बेसिक जो फीचर होता है इसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो यही होता है कि यहाँ पर हमें किसी ना किसी तरीके से जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारा पूरा फुल मैनेजमेंट है, जो भी हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हमें किसी ना किसी तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग को भी क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, ताकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक इंटरकनेक्टिविटी बनी रहे, एक इंटर कम्युनिकेशन इजीली क्रिएट होता रहे। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमारा क्या डिजाइन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग। देन सेकंड नंबर आता है, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप among various job position and reporting। यानी बात समझ में आ गई, it specifies the relationship among various job position and reporting। आप इसको प्लीज नोट डाउन राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। it specifies the relationship among the various job position and reporting। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होता है, जॉब पोजीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन किसका जूनियर होगा, कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा। बेसिकली दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ तो मुझे किसको रिपोर्ट करना है और कौन मुझे रिपोर्ट करेगा, ये एक रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही कर पाता है। इसको आप इनफॉर्मल वे में नहीं कर सकते। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक आपकी बाउंड्रीज होती हैं, एक आपकी गाइडलाइंस होती है कि आपको जिसको रिपोर्ट करना है आप उसको रिपोर्ट करेंगे और जो आपको रिपोर्ट करेगा वो आपको ही रिपोर्ट करेगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा हायरार्किकल एक हायरार्की क्रिएट होती है यहाँ पे, जिसमें हम एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, अपना साइनिंग ऑफ ड्यूटीज करते हैं, अपनी अथॉरिटीज ट्रांसफर करते हैं, अपना जॉब असाइन करते हैं और वहां पे क्या होता है अपनी अकाउंटेबिलिटी को भी शो करते हैं। तो कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसके लिए रिपोर्टिंग देगा, कौन किसको सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा, बेसिकली जो हमारा जो रिलेशनशिप है ये जो स्पेसिफाइज होता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत प्रॉपर्ली तरीके से होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पूरा स्केलर चेन बनता है जहाँ पे एक सुपीरियर, एक सबऑर्डिनेट, एक जूनियर, इस तरीके से वहां पे क्रिएशन होती है और वहां पे एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कि कौन किसके लिए रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है और कौन किसके लिए काम करेगा। बेसिकली ये था हमारा सेकंड, द इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है बच्चे। दूसरा इसके अंदर ये भी आप देख सकते हैं कि जॉब पोजीशंस में देखिए, सपोज करो मेरा अगर फाइनेंस में है और मुझे कोई डाटा लेना है परचेज डिपार्टमेंट से, तो भाई मैं क्या करूंगा, उनके बीच में हमारे से एक इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक इंटरकम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मान लो परचेज डिपार्टमेंट को सेल्स वाले से पूछना है कि भाई नेक्स्ट मंथ की हमारी एक्सपेक्टेड सेल कितनी है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी कर सकें, तो यहाँ भी हमारा एक इंटर रिलेशनशिप हमारा डेवलप होना चाहिए ताकि उनके बीच में कभी भी कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल होने में हमें इजी हो जाए। ठीक है। देन थर्ड में हम आते हैं, इट इज अ मींस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। ठीक है। अब देखिए मेन क्या है, यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हम वही स्टार्ट से बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या है, टू स्पेसिफाई द टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी तरीके से, किसी भी अप्रोच से हमारा केवल जो मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, टू अचीव द गोल। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से क्रिएट होता है और इस स्ट्रक्चर बात को शो करता है कि आपको हमारे जो गोल्स को किस तरह से फुलफिल करना है, क्योंकि सबसे मेन जो प्रायोरिटी होती है वो आपकी गोल्स की होती है और उस गोल के अकॉर्डिंग ही डिसाइडेड होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको कमांड करेगा, कौन कमांड नहीं करेगा। उसमें सारा कुछ देखा जाता है कि कौन किस चीज में स्पेशलाइजेशन है, कौन किसका इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो ये सारे ऑल फैक्टर्स आपको देख के हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप फॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो बेसिकली क्या करता है, इट इज द मींस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान। यानी ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये हमारे जो जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करने का एक क्राइटेरिया शो करता है कि आपको किस तरीके से अपने आप ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। देन इट ले आउट रूल्स एंड प्रोसीजर।
आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करना है, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको बातें करनी है, किस तरीके से आपको एक दूसरे को ऑब्जर्व करना है, ये सारा का सारा रूल्स एंड प्रोसीजर भी आपको कहाँ डिसाइडेड होता है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है, ये डिसाइड होता है। देन फोर्थ में हमारा आता है एम्फसाइज ऑन वर्क रादर ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप जो परफॉर्म कर रहे हो, जो आप एक्ट कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, वो ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे पर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज, यानी मैं और मेरा कुलीग हम आपस में घर की बातें कर रहे हैं, या फिर हम अपने पर्सनल जो डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हम अपने पर्सनल रिलेशन पे ज्यादा वहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है। तो बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में आपके पर्सनल रिलेशनशिप और पर्सनल इमोशंस को मैटर नहीं करते हैं। वहाँ पे आपको केवल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ देखा जाता है। वहाँ पे मैं सपोज करूँ कि मैं अपने एम्प्लॉय का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, यानी बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, और हम दोनों साथ में वर्क करते हैं, बट वी आर द फ्रेंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक बैरियर होता है कि आपको जो भी पर्सनल रिलेशनशिप जो भी आपको बनानी है, जो भी डेवलप करनी है, वो आप हमेशा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दीज एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो फोकस करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए फोकस करते हैं, वहाँ पे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए वहाँ पे फोकस नहीं करते। राइट बच्चे। देन इसके बाद हमारा आता है एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरलिंक्ड। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग ग्रुप जो उनकी एक्टिविटीज होती है उनके अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका अलग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर डिपार्टमेंट आपका अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो हायरार्की के अंदर, सॉरी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब एक दूसरे क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं और कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यानी अगर सेल्स डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट को हेल्प लेनी है तो सेल्स डिपार्टमेंट उसको मना नहीं कर सकता। अगर परचेज डिपार्टमेंट को ये पूछना है कि भाई आप मुझे बताइए कि हमें नेक्स्ट मंथ में कितना प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आपकी सेल कितनी है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो सेल्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेड सेल इतनी है तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसफर अगर हमारा रॉन्ग होगा तो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज करो जो सेल्स का जो एस्टिमेशन है वो गलत है और उसने परचेज डिपार्टमेंट को जो एस्टिमेशन दिया वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तरीके से नहीं दिया, उसने रैंडमली दे दिया, फिर जल्दी में दे दिया। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो इसके डिसएडवांटेज है वो फर्म को यानी बिजनेस को यानी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे, नॉट टू द एम्प्लॉय। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि एक रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ती है बिटवीन द इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन। उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है ताकि वो जो वर्क करें वो एक दूसरे के साथ मिलकर करें, स्प्रेड दी कॉप्स यानी एक दूसरे के साथ मिलकर वो वर्क करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो गोल्स को अचीव करने में हमें इजीली नहीं पा सकते हम लोग, उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहें, कम्युनिकेट रहें और एक दूसरे से वो कोऑपरेटिव मोड में रहें और कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे को, ताकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हमारा जो टास्क है वो इजीली कंप्लीट हो जाए। देन इसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्केलर चेन। यानी देखिए कम्युनिकेशन, अब देखिए आपने स्केलर चेन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि स्केलर चेन क्या होता है। स्केलर चेन बेसिकली क्या होता है, हायरार्की सिस्टम होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की सिस्टम होता है जहाँ पे टॉप लेवल आता है, मिडिल लेवल आता है एंड लोअर लेवल आता है। तो टॉप लेवल, अगर आपको लोअर लेवल से कोई कम्युनिकेशन में उसको क्रिएट करना है तो वो पहले किसके थ्रू करेगा, मिडिल लेवल के थ्रू। देन मिडिल लेवल किसको कम्युनिकेट करेगा, टॉप लेवल के थ्रू। देन सेम वही वे होगा, टॉप लेवल कम्युनिकेट करेगा मिडिल लेवल को और मिडिल लेवल कम्युनिकेट करेगा लोअर लेवल को। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का है वो भी एक बैरियर है, यहाँ पे एक तरीका है कम्युनिकेशन का, एक मेथड है, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपने बात करनी है तो आप यू शुड हैव टू फॉलो द स्केलर चेन, वहां पे आप स्केलर चेन भी फॉलो करना पड़ेगा। इवन हमने यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा था गैंग प्लान, जो कि मैंने करवाया था आपको, कि जहाँ पर स्केलर चेन ज्यादा लेंथी हो जाती है, जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर हम एक अप्रोच और अडॉप्ट करते हैं जिसको बोलते हैं गैंग प्लान, जहाँ पे आप पैरेलल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या होता है कि हमें, ये भी हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है कि जो हमें जो कम्युनिकेशन करना है वो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग करना है।
देन इसके बाद हमारा आता है अथॉरिटी अराइजेस बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन इन द मैनेजमेंट। यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अथॉरिटी अराइजेस बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट, यानी कौन किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी पावर है। पावर तो नहीं बोल सकते, पावर थोड़ा एक्चुअली फॉर्मल वे में इनफॉर्मल वे में चला जाता है, बस अथॉरिटी जो आती है वो फॉर्मल वे में आती है, जो कि आपको असाइंड बाय द डिपार्टमेंट या फिर असाइंड बाय द फर्म होती है, फिर मैनेजमेंट होता है। तो अथॉरिटी जो आपको जो ट्रांसफर की जाती है, जो असाइन की जाती है, एक्चुअली में वो जो होती है वो आपकी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है कि आपके हायरार्की के अंदर प्लेसमेंट क्या है, आप हायरार्की में कहां पर अपने आप को लाई करते हैं। डेफिनेटली जो टॉप लेवल पे उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं, जो उसके लोअर उसके और थोड़ा नीचे आता है उसके पास जो है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप जो टॉप लेवल से नीचे यानी मिडिल लेवल और लोअर लेवल की तरफ मूव करते हो, तो जो अथॉरिटी यानी जो अथॉरिटी का जो लेवल है वो भी क्या होता है रिड्यूस होता चला जाता है। आप पहले जो टॉप लेवल जो बैठा होगा, जो वहां पे टॉप लेवल पे जो सबसे जो एम्प्लॉय होगा वो सबसे पावरफुल होगा, यानी सबसे ज्यादा अथॉरिटी उसके पास होगी। देन वो अथॉरिटी ट्रांसफर होती चली जाती है और वो डिक्लाइन यानी डिक्रीजिंग में आती है। जितना नीचे आप आते जाओगे उतनी ही आपकी अथॉरिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और जितना आप ऊपर चलते जाओगे आपकी अथॉरिटी उतनी क्या बढ़ती चली जाएंगी। तो बेसिकली दिस इज द हायरार्किकल वे ऑफ ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी। देन इसके बाद हमारा आता है सबसे लास्ट में स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आर लेड डाउन बाय द रूल, यानी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को पुट करना है, कैसे अपने आप को परफॉर्म करना है, कैसे अपने आप को शो करना है, कैसे अपने आप को प्रूव करना है। ये सारा का सारा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो कि आपको कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल डिसाइड करता है। आप कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकते जो कि उस मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के अंदर या रूल्स के अंदर नहीं आता। अगर आप ऐसा करते हैं तो मे बी कि आप वहां पे ज्यादा टाइम तक अपने आप को स्टे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये उसके जो अगेंस्ट होगा, जो वहाँ की जो गाइडलाइन जो रूल्स होंगे उनके अगेंस्ट होगा। तो जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको परफॉर्म करना है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस या उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। तो रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय द एवरीवन, इवन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो बेसिकली बच्चों ये था हमारा एक आज का टॉपिक जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का था। मे भी आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा और आपने इसको पसंद भी किया होगा। बट आप इसके जो नोट्स हम जो हर क्लास में आपको बोर्ड पे लिखवाता हूँ, आप इसको राइट डाउन करते रहिए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे और आप कभी भी डाउटफुल ना हो। आज भी इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में करने में आसानी हो। और नेक्स्ट क्लास जो हम इसकी करेंगे वो करेंगे इसकी फॉर्मल हो चुका है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास करेंगे। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।